बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक की मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 70 मुलाहिज़ा फरमाएं। सुमित्रा ने कार एक तंग सी सड़क पर मोड़ ली और फिर उसे एक टीले पर जाने वाले रास्ते पर घुमा दिया। टीले पर वो बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था। सुमित्रा ने गेट के सामने कार रोकी, नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले गई और दोबारा नीचे उतरकर गेट बंद करने चली गई। इसी दौरान हम कार से नीचे उतर चुके। सुमित्रा गेट बंद करके वापस आई तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने रत्ना की तरफ बढ़ते हुए दोनों बाहें फैला दी। वो दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में मिली। सुमित्रा शशावरी से बगलगीर हुई और फिर उन दोनों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो मुझ से भी लिपट गई। यह बंगला 2 बेडरूम, एक लाउंज और ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। तमाम कमरे आरास्ता थे और जरूरत का हर सामान मौजूद था। हम लाउंज में आकर बैठ गए। मैं चाय बनाकर ले आऊं, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। सुमित्रा किचन की तरफ चली गई। उसने तिनकों वाली टोकरी में से मछली निकालकर फ्रिज में रख दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे मकराना वाले बंगले का तो इल्म है, अखबार में पढ़ा था कि उसके बाद कोई बात मालूम नहीं हुई। मेरा ख्याल था कि तुम लोग हिंदुस्तान से निकल चुके हो, लेकिन तुम लोगों को अपने पास देखकर मुझे कितनी हैरत है, कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि बेला को तुम लोगों ने तगनी का नाच नचा दिया। बहरहाल मैं मकराना के बाद के हालात सुनना चाहती हूँ कि उसके बाद तुम लोग कहाँ गायब हो गए। हम किसी न किसी तरह जयपुर पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जहाँ शशावरी से हमारी मुलाकात हुई। मैंने शशावरी की तरफ इशारा किया और फिर उसे अब तक के वाकयात बताने लगा। आखिर में कह रहा था, तुम जानती हो रत्ना ने मेरा किस तरह साथ दिया था, और फिर शशावरी अगर जयपुर में हमें उसके यहाँ पनाह ना मिलती तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां पैदा हो सकती थी। हमारी वजह से ये भी अपनी जान को खतरे में डाले हुए है। बहरहाल हमें तुम्हारी याद भी आती रही। मैं और रत्ना अक्सर तुम्हारा जिक्र करते रहे थे। मुझे ये भी अंदेशा रहा था कि तुम कहीं बेला के हत्थे ना चढ़ गई हो। एक मर्तबा ऐसा हुआ था, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम लोगों के माउंट आबू से फरार के तकरीबन 2 हफ्ते बाद की बात है। बेला मेरे घर, मेरा मतलब उस बंगले में पहुंच गई थी जहां तुम लोग मुझे छोड़ कर आए थे। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। फिर क्या हुआ? वो 2 घंटों तक मुझे सवालों जवाब करती रही। मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ और कौन है, मेरे अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि बेवा हूँ, तवाइफ हूँ, मगर बाजार में नहीं बैठी। मैं ग्राहकों को इस बंगले में ले आती हूँ, वही ग्राहक मेरा खर्च पूरा करते हैं। उस बंगले के बारे में भी पूछती रही। मैंने कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ एक और बेवा रहती थी जो 2 हफ्ते पहले जोधपुर चली गई। बंगले के मालिक से अभी मेरा आमना सामना नहीं हुआ। पहली तारीखों पर किराया लेने आएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मालिक कौन है। वो चंद लम्हों को खामोशी फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। उसने घूम फिर कर बंगले का मुआयना किया, दीवारों और फर्श को ठोंक बजाकर भी देखा। उसे शायद शुबा था कि इस बंगले का पंडित बैरू वाले बंगले से जेर जमीन कोई नाता हो सका है। उसने बैरू वाले बंगले के बारे में भी सवाल जवाब किए, लेकिन मैं इनकार करती रही। मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन लोग रहते हैं। सुमित्रा एक बार फिर खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मुझे शुबा था कि उसको मुझ पर शक हो गया है। मैंने बैरू के बंगले से निकाली जाने वाली रकम और जेवरात तय खाने में छुपा रखे थे। मुझे शुबा था कि बेला ने मेरे बंगले की निगरानी भी शुरू करा दी है। चुनाचे मैंने ऐसी हरकतें शुरू कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं रोजाना बंद सबर कर शहर के बारोनक और महंगे इलाकों में निकल जाती। बड़े होटलों और क्लबों में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी मुझे तलाश रहती। दौलतमंद बूढ़े जो अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके होते, मैं उन्हें फांस कर बंगले पर ले आती। वो शर्मिंदा होकर रात गुजारते और सुबह सर झुकाकर चले जाते। मैं उनकी जेबों से कुछ न कुछ रकम निकलवा लेती थी, हालांकि मुझे रकम की जरूरत नहीं थी। बेला ने ऐसे 2-3 आदमी को पकड़कर पूछगछ भी की। वो इसके अलावा कुछ नहीं बता सके थे कि अपनी रकम गंवा कर आ जाते हैं। इसी दौरान मेरी मुलाकात रूप स्याह नामी एक शख्स से हो गई। 60 से ऊपर और बहुत दौलतमंद आदमी है। जयपुर में बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ कोट पतली के नवाब में उसकी जमीनें हैं जहाँ मिर्चे काश करता है। देखने में उसकी सेहत अगरचे काबिल रिश्क है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। उसे पहली मर्तबा मैंने 2 साल पहले पंडित बैरू के मंदिर में देखा था। पंडित बैरू उसे औरतें सप्लाई करता था। उस रोज मैंने उसे एक बड़े होटल में देखा। वो हस्बे मामूल सैरो तफरी के लिए माउंट आबू आया हुआ था। उस वक्त उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। मैं भी बेदुकल्फी से उसकी मेज पर बैठ गई। रूप से आए ने मुझे देखकर उस औरत को भगा दिया और फिर मैं उसे बंगले पर ले आई। उसने रात मेरे पास गुजारी, मगर मैंने उसे कोई ताना नहीं दिया और फिर वो रोजाना मेरे पास आने लगा। उसने मुझे पेशकश की कि अगर मैं उसकी रखेल बनना कबूल कर लूं तो वो हर महीने मुझे एक माकूल रकम दे दिया करेगा। मैं माउंट आबू से निकलना चाहती थी। मैंने फौरन हामी भर ली। उसकी वजह यह थी कि बेला ने पंडित बैरू वाले बंगले में खुदाई शुरू करवा दी थी। उसे अगरचे पंडित बैरू के खजाने की तलाश थी, लेकिन मुझे अंदेशा था कि अगर खुदाई के दौरान वो सुरंग दरियाफ्त हो गई तो मेरी भी खैर नहीं। रूप से आए की वजह से मुझे वहां से निकलने का मौका मिल रहा था और मैंने उससे पूरा फायदा उठाया। मैंने तमाम नकदी जेवरात एक सूटकेस में पैक करके उन पर अपने चंद जोड़े कपड़ों के डाल दिए और रूप से आए की गाड़ी में वहां से निकल आई। मैं अकेली होती तो शायद कुछ दुश्वारी पेश आती, मगर रूप से आए के साथ साथ सारी मुश्किलात हल हो गई। रूप से आए ने मुझे 2 दिन जयपुर के एक होटल में रखा।
जयपुर का वो 4 स्टार होटल भी उसी की मलकियत है। 2 दिन बाद वो मुझे कोट पत्री ले आया। मैं चांद रोज यहाँ से 15 मील दूर उसके फार्म हाउस में रही, लेकिन वो जगह मुझे पसंद नहीं आई। तब रूप स्याही ने मुझे ये मकान ले दिया। इत्तेफाक से इस मकान में एक तहखाना भी है। मैंने अपना सूटकेस इस तहखाने में छुपा रखा है। ये कार भी मुझे रूप स्याही ही ने लेकर दिया है। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। मेरी देखभाल के लिए मुलाजमा भी थी, जिसे 2 दिन पहले मैंने निकाल दिया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि कहाँ जाऊँ और करूँ क्या। मेरे पास अगरचे दौलत की कमी नहीं, मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ, लेकिन मैं दुनिया को बहुत अच्छी तरह देख चुकी हूँ। अकेली जहाँ भी जाऊंगी मुश्किलात से 2-4 होंगी। अब मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोग आ गए हो सकता है तुम लोगों के साथ ही किसी तरफ निकल जाऊं। हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे बगैर इत्मीनान से, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। फिलहाल तो भूख से जान निकली जा रही है, और तुम जानती हो कि पेट खाली हो तो ढंग की कोई बात दिमाग में नहीं आती। ओह, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं बातों ही बातों में भूल गई थी कि खाना भी खाना है। चंद मिनट लगेंगे। वो उठ गई। कल रात मैंने पनीर और पालक के कोफ्ते बनाए थे, इस वक्त वही निकाल लेती हूँ, रात को मछली बनाएंगे। वो किचन में गई तो रत्ना भी उसके पीछे चली गई। शिशावरी अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। औरतों के मामले में बड़े लकी हो, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, मैं वाकई लकी हूँ कि तुम जैसी अप्सराएं मेरे हिस्से में आ रही हैं, और बाज़ औक़ात तो मैं वाकई अपने आप को राजा इंदर समझने लगता हूँ, जिसने दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां अपने गिर्द जमा कर रखी हैं। मैंने जवाब दिया। शिशावरी मुस्कुरा कर रह गई। खाना आधे घंटे बाद तैयार हो सका। खाने के दौरान भी हम पुरानी बातें करते रहे। सुमित्रा ने बड़ी बेबाकी से सबके सामने एतराफ किया था कि वो अपने आप को बेला से बचाने के लिए गैर मर्दों को घर लाती रही थी, और उसने बड़ी बेबाकी से ये एतराफ भी कर लिया था कि वो यहाँ रूप से आएगी दाश्ता की हैसियत से रह रही है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। औरत ख्वाह दुनिया के किसी भी खित्ते या कौम मजहब से ताल्लुक रखती हो, उसे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज होती है। अगर उसके साथ कभी इस किस्म की ज्यादती भी हो तो वो बात को छुपाने की कोशिश करती है ताकि दूसरों के सामने उसकी सुबकी और बेइज्जती ना हो। लेकिन ये अनोखी बात मुझे इन हिंदू औरतों ही में नजर आ रही थी जिनके नजदीक इज्जत की कोई अहमियत नहीं थी। सबसे पहले बेला से मेरा वास्ता पड़ा था, जिसने अपने आप को मेरे सामने ढेर कर दिया था। फिर अलका अग्निहोत्री, जिसने साफ कह दिया था कि देश की भलाई के लिए उसकी इज्जत कोई मानी नहीं रखती। अलका अग्निहोत्री के बाद कई औरतों से मेरा वास्ता पड़ा था, और हर एक ने बड़ी बेबाकी से अपनी बेहयाई का एतराफ किया था। इस वक्त 3 औरतें मेरे साथ थी, सुमित्रा, रत्ना कुमारी और शिशावरी। अगर वो चाहती तो अपना मादी मुझसे छुपा सकती थी, लेकिन उन तीनों ने बड़ी बेबाकी से मादी में अपनी बेहयाई का एतराफ किया था। खाने के दौरान एक बार फिर रूप स्याही का जिक्र आया। ऐसी सूरत में जब रूप स्याही भी यहाँ आता रहता है, हमारा यहाँ रहना खतरनाक नहीं होगा? मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। अब तक वो सिर्फ 1 मरतबा यहाँ आया है, सुमित्रा ने कहा। आजकल वो जयपुर में है, अगले हफ्ते वो यहाँ आएगा। आने से पहले मुझे टेलीफोन पर इतला देगा, और मेरा ख्याल है उसके आने से पहले मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगी। मसलन कैसा बंदोबस्त? मैंने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। हमारे पड़ोस वाला बंगला खाली है, उस पर बराए फरोख्त की तख्ती लगी हुई है, सुमित्रा ने कहा। जिस प्रॉपर्टी एजेंट से हमने ये बंगला खरीदा था, वो बंगला भी उसी की तहवील में है, और इत्तेफाक से उसकी एक चाबी मेरे पास भी मौजूद है। तुम्हारे पास? मेरे लहजे में हैरत थी। हाँ, सुमित्रा मुस्कुराई। एजेंट ने पहले हमें वही बंगला दिखाया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। बाद में ये बंगला आ गया जो रूप स्याही ने खरीद लिया। रूप स्याही के जाने के बाद वो एजेंट बाज कामों के सिलसिले में कई बार यहाँ आ चुका है। 2-3 मरतबा मुख्तलिफ पार्टियों को वो बंगला दिखाने के लिए आया तो यहाँ का चक्कर भी लगाता गया। आखिरी मरतबा वो इस बंगले की चाबियों का गुच्छा यहाँ भूल गया था, जिसे मैंने गैर इरादी तौर पर छुपा दिया। उसके पास इन चाबियों की डुप्लीकेट मौजूद है, इसलिए उसे कहीं परेशानी नहीं हुई। चाबियों को वो गुमशुदा गुच्छा मेरे पास है। इस तरह किसी हंगामी सूरत हाल में वो बंगला हमारे काम आ सकता है। आओ, मैं तुम्हें वो बंगला दिखाती हूँ। हम उठकर बाहर आ गए। सुमित्रा वाले बंगले का कंपाउंड खासा वसी व अरीज था। नारियल के कई दरख्त थे, लान भी बड़ा सरसब्ज था, और फूलों के पौधों की क्यारियां भी थी। वो सामने वाला बंगला है। सुमित्रा ने बरामदे में खड़े होकर बाईं तरफ इशारा किया। वो बंगला बड़ा था, उस टीले पर तकरीबन 100 गज के फासले पर था। गेट के सामने एक तंग सी पगडंडी उस बंगले तक चली गई थी। वैसे सड़क की तरफ आमदोरफ्त के लिए उस बंगले का रास्ता अलग था। इस इलाके में बंगले एक दूसरे से काफी फासले पर थे, और ये बात हमारे हक में बेहतर थी। हम लोगों की नजरों से महफूज रहेंगे। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। सुमित्रा यहाँ से जाना चाहती थी, वो पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उसे खदशात भी थे। मेरा एक मशवरा है, मैंने कहा। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम्हें रूप स्याही की मदद भी हासिल है। मेरा तो मशवरा है कि तुम यहीं टिकी रहो, उसकी दाश्ता बनकर। सुमित्रा ने कहा। तुम इन दौलतमंद लोगों को नहीं जानते, खास तौर पर रूप स्याही जैसे बूढ़ों को। आज इसके दिल पर राज कर रही हूँ, कल कोई और उसके मन को भा जाएगी और मुझे वो अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और फिर वैसे भी मैं जिंदगी भर किसी की रखेल बनकर नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो, पति हो और बच्चे हो। मैं अपना माजी भूल जाना चाहती हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। माउंट आबू मेरी जिंदगी का स्याह तरीन बाब है।
वहाँ जो कुछ भी हुआ तुम जानते हो। मैं बेला को धोखा देकर वहाँ से निकल तो आई हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन बेला को मेरी असलियत का पता चल जाएगा और यहाँ मैं किसी चूहे की तरह पकड़ी जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से दूर चली जाऊँ, जहाँ कोई मेरा सुराग ना लगा सके और मैं किसी खौफ के बगैर सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। तो फिर अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? मैंने कहा। मेरे माता और पिता का देहांत हो चुका है, सुमित्रा ने कहा। 2 भाई हैं जिनमें पिताजी की जायदाद पर मुकदमेबाजी हो रही है। दोनों ही बेइंतहा लालची और खुदगर्ज हैं। वो दोनों मुझे अपनाने पर तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी दौलत हथियाने के बाद मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो, मैं पंजाब में किसी जगह अपना ठिकाना बना लूंगी। ठीक है, इसके लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैंने कहा। हमें सुमित्रा के पास रहते हुए 3-4 दिन गुजर गए। हम तो इस बंगले के कंपाउंड तक ही महदूद रहे। अलबत्ता सुमित्रा आजादी से बाहर आती जाती रही और उससे हमें बाहर के हालात की खबर भी मिलती रही। हमारी तलाश का सिलसिला कुछ ठंडा पड़ गया। सुमित्रा का बूढ़ा आशिक रूप स्याहे जयपुर में था। वो रोजाना रात को एक मुकर्ररा वक्त पर सुमित्रा को फोन करता था। बहुत लंबी लंबी बातें होती थी। 5 दिन गुजर गए। उस रोज सुमित्रा सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार जाने लगी तो शशावरी भी तैयार हो गई। क्या तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब होगा? मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि कोई खतरा नहीं है, शशावरी ने कहा। मेरे साथ पहले 1-2 मरतबा यहाँ आई हूँ, अब तो कोई मुझे पहचानता भी नहीं होगा। और वैसे भी ये जरूरी तो नहीं कि टूरिज्म वाले मेरी तलाश में सड़कों पर घूम रहे हों। ठीक है, मैंने सारी लाया, लेकिन मोहतात रहना। 10-15 मिनट बाद वो दोनों चली गई। मैं और रत्ना बंगले में अकेले रह गए। कई रोज बाद इस तरह तनाव बैठने का मौका मिला था। रत्ना को शरारत सूझने लगी और वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। मेरा चाय का मूड हो रहा है, मैंने अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हुए कहा, और तुम एक गिलास ठंडा पानी पी लो और मुनासिब समझो तो एक गिलास सर पर भी उंडेल लेना। इतने दिनों से दिमाग में जो गर्मी भर गई है वो निकल जाएगी। रत्ना ने घूर कर मुझे देखा और एक झटके से उठ गई। पीछा छुड़ाना चाहते हो? नहीं, मैंने भी मुस्कुराते हुए नफी में सारी लाया। तुमसे पीछा छुड़ाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। रत्ना चालना में मुझे घूरती रही, फिर किचन की तरफ चली गई। और मैंने गलत नहीं कहा था। यूं तो इन हंगामों के दौरान मेरी जिंदगी में कई औरतें आई थी, हर एक ने निभाई थी। राधा जैसी ने जान भी दे दी थी, मगर रत्ना से मुझे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था और मैं इसके बगैर अपने आप को वाकई अधूरा समझने लगा था। रत्ना चाय बनाकर ले आई और मेरे करीब बैठने की बजाय सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसने अपने लिए भी चाय बनाई थी। हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो हमारे लिए खतरात कम से कम हो जाएंगे, रत्ना ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सुमित्रा भी यहाँ से जाना चाहती है। वो तो पंजाब में किसी जगह सेटल होने की कोशिश करेगी, लेकिन शशावरी का क्या किया जाए? मेरा ख्याल इसे भी सुमित्रा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा। शशावरी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इसने ना सिर्फ कदम कदम पर हमारी मदद की, बल्कि हमारी खातिर अपना सब कुछ भी बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाहिर है हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और मेरा क्या बंदोबस्त करोगे? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरे साथ रहते हुए तुम भी आधी मुसलमान तो हो चुकी हो, सरहद पार करते ही तुम्हें पूरी मुसलमान बना दूंगा, मैंने कहा। क्या वाकई ही? उसकी आंखें चमक उठी और वो अपनी जगह से उठकर मेरे साथ लिपट गई। क्या वाकई तुम मुझे अपने साथ सरहद पार लेकर चलोगे? इरादा तो यही है, मैंने कहा। अब ये वक्त ही बताएगा कि मैं अपने इरादे में कामयाब होता हूँ या नहीं। रत्ना मेरे गले में बाएं डाले मेरे चेहरे को देखती रही। मैं बहुत खुश हूँ, उसके होंठों से सरसराती आवाज निकली। इस वक्त मुझे अपनी खुशी पूरी कर लेने दो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता या कोई जवाब देता, उसने अपने तपते हुए होंठ मेरे होंठों पर शब्द कर दिया। मेरी नीयत भी डामाडोल होने लगी, लेकिन मैंने जल्दी अपने आप को संभाल लिया और उसे अपने से अलग कर दिया। आओ बाहर बैठते हैं ताज़ा हवा में, मैं कहते हुए उठ गया। रत्ना एक बार फिर मुझे घूर कर रह गई और फिर वो भी उठकर मेरे पीछे ही आ गई। दरख्तों के नीचे 3-4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया और रत्ना फूलों की क्यारी के पास टहलने लगी। उसने एक फूल तोड़ा और मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई। मौसम बड़ा खुशगवार था, हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में थोड़ी सी सर्दी थी। रत्ना के दिमाग की गर्मी काफूर हो गई और संजीदगी से बातें करने लगी। शशावरी और सुमित्रा को गए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। इस वक्त 10 बजने वाले थे और मेरे ख्याल में वो 11 बजे से पहले लौटने वाली नहीं थी। मैं और रत्ना वहीं बैठे बातें करते रहे, बल्कि रत्ना तो मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। उसने गोया अपने तय ये तय कर लिया था कि अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। कोटपतली से निकलने के बाद हम आजाद होंगे और पंजाब से बड़े इत्मीनान से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं। लेकिन मैं जानता था कि यह सब कुछ इतना आसान साबित नहीं होगा। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ राह के मंसूबों को दरम बरम कर दिया था। इनके घर में घुसकर इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। इनके 20 आदमी मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके थे। नागराज मास्टर माइंड था। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सारे मंसूबों के पीछे उसका हाथ था। मैंने उसे जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था, उसे ये बनिए तवील अरसे तक भुला नहीं सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके बहुत से राज मेरे कब्जे में आ चुके थे।
बेला तकरीब कारी के सरकारी गिरोह की अहम तरीन रुकन थी। वो पे दर पे मेरे हाथों शिकस्त खा चुकी थी और मुझे यकीन था कि वो मुझे आसानी से सरहद पार करने का मौका नहीं देगी। और रत्ना इस खुशफहमी में थी कि हम बड़े आराम और इत्मीनान से सरहद पार कर लेंगे। हम दरख्तों के नीचे बैठे यही बातें कर रहे थे कि आसमान से टप टप पानी की बूंदें बरसने लगी। फिजा में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैल गई। रत्ना कुर्सी से उठकर लान की घास पर चली गई। मैं वहीं आसमान को तकता रहा। बादल बहुत गहरे थे और मेरा ख्याल था कि बात बूंदाबांदी तक ही महदूद नहीं रहेगी। बादलों की हुय्यत देखकर तेज और मूसलाधार बारिश के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हवा में भी बदतदरीज तेजी आती जा रही थी जो मेरे इस ख्याल की तस्दीक करती जा रही थी। बूंदाबांदी तेज हो गई। रत्ना खुली जगह पर थी और पूरी तरह भीग रही थी। मैं दरख्तों के नीचे था, इसलिए किसी हद तक बचा हुआ था। मुझे शिशावरी और समित्रा की भी फिक्र थी, लेकिन ये इत्मीनान भी था कि उनके पास गाड़ी मौजूद है। मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था कि समित्रा की कार ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ गेट के सामने रुकी। रत्ना ने जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया और गाड़ी अंदर आ गई। स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई समित्रा को देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थी। उसके साथ शिशावरी को ना देखकर मेरा माथा ठिंका था। मैं उठकर तेजी से उसके करीब पहुंच गया। इसी दौरान रत्ना भी गेट बंद करके करीब आ गई। समित्रा इंजन बंद करके नीचे उतर रही थी। क्या हुआ, इतनी बदहवास क्यों हो? शिशावरी कहाँ है? मैंने पूछा। शिशावरी? समित्रा के होंठ कपकपा कर रह गए। वो पकड़ी गई। क्या? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फट पड़ा हो और मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा समित्रा के चेहरे को तकता रहा। बारिश तेज हो गई और हम अंदर आ गए। समित्रा के चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी और रत्ना की हालत उससे भी बदतर थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और ये शायद किसी अनजाने खौफ का असर था कि उस पर हल्की सी कपकपाहट भी तारी हो गई थी। वो तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे में घुस गई और चंद मिनट बाद कपड़े बदल कर वापिस आई। उसने सर्दी से बचने के लिए एक चादर भी ओढ़ दी। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम उस वक्त कहाँ थी? मैंने समित्रा से पूछा और हाथ से पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। हम मुख्तलिफ बाजारों में शॉपिंग करती फिर रही थी, समित्रा बोली। मैं एक दुकान पर रुक गई जबकि शिशावरी कुछ आगे निकल गई। मैंने जैसे ही उसके करीब पहुंचना चाहा, दो आदमियों ने शिशावरी को दाएं बाएं बाजू से पकड़ दिया और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गए। मैं रुक गई। शिशावरी ने मुझे देख लिया था, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे दूसरों को शुबा होता कि मैं भी उसके साथ हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, उन दोनों आदमियों का ताल्लुक पुलिस से था। वो शिशावरी को कुछ दूर ले जाकर रुक गए। एक आदमी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी तलाशी लेकर उसके लिबास से रिवाल्वर बरामद कर लिया। कुछ और लोग भी जमा हो गए। मैं भी उस हुजूम में किसी कदर पीछे हटकर खड़ी हो गई। हुजूम में से एक आदमी ने उन दोनों आदमियों को शिशावरी के साथ बदतमीजी करने पर टोका था, जिस पर उनमें से एक आदमी ने बताया कि इनका ताल्लुक पुलिस से है और एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये औरत उन खतरनाक आतंकवादियों की साथी है जिन्हें कई रोज से तलाश किया जा रहा है। दूसरे लोगों की तरह मैंने भी उस तरफ देखा तो मुझे भी सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सामने दीवार पर 3-4 बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे जिन पर शिशावरी की 10 बाई 8 इंच की रंगीन तस्वीर भी थी और उसके साथ ही मोटे मोटे रूप में लिखा हुआ था कि शिशावरी नामी ये औरत उस खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादी की साथी है जिसे सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है। इसकी निशानदेही करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। शिशावरी ने भी वो पोस्टर देख लिया और फिर मौका पाकर मुझे इशारा कर दिया। मैं खामोशी से वहां से दूर हटती चली गई। मेरा ख्याल है वो पोस्टर आज ही शहर में लगाए गए हैं जिससे वो फौरन पहचान ली गई। ये देखो। उसने खामोश होकर अपने बैग में से एक तय किया वो पोस्टर निकालकर मेज पर फैला दिया। मैं जब अपनी कार के करीब पहुंची तो करीब एक दीवार पर ऐसे कई पोस्टर लगे हुए थे। मैंने मोहताज नजरों से इधर उधर देखते हुए दीवार पर से पोस्टर फाड़ लिया। पोस्टर साइडों से फटा हुआ था। कुछ तहरीर भी अगरचे फट गई थी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल थी। 10 बाई 8 इंच साइज की यह तस्वीर गुलाबी रंग की साड़ी में थी। सीने पर बाईं तरफ ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बैज लगा हुआ था। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह तस्वीर या तो शिशावरी के दफ्तर कार्ड से हासिल की गई थी या उसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगी थी। जयपुर हमारे फरार के बाद नंदनी पकड़ी गई थी। उसने ये इंकिशाफ किया होगा कि शिशावरी हमारे साथ थी और जब हम सार्सका से लैंड क्रूजर पर फरार हुए थे तो वहाँ का मैनेजर ये समझा था कि हम शिशावरी को यरगमाल बनाकर ले गए हैं। लेकिन नंदनी के इंकिशाफ के बाद शिशावरी का ऑफिस रिकॉर्ड खंगाला गया होगा और पार्क में यशवंत के क्वार्टर की भी तलाशी ली गई होगी। हो सकता है ये तस्वीर क्वार्टर में शिशावरी के सामान से ही मिली हो। मैं यशवंत काका के बारे में सोचने लगा। वो बूढ़ा आदमी था, उस पर तशद्दुद भी किया गया होगा और उसने पुलिस को वही कहानी सुनाई होगी जो हमने उसे सुनाई थी। मेरी या रत्ना की पुलिस के पास कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बेला ही मुझे या रत्ना को शिनाख्त कर सकती थी। मगर शिशावरी की सूरत में उनके हाथ एक सबूत आ गया था। उन्हें शिशावरी की तस्वीर मिल गई जिसे पोस्टर पर छाप दिया गया। उनका ख्याल था कि वो शिशावरी के जरिए हम तक पहुंच जाएंगे। शिशावरी कई रोज बाद आज ही निकली थी और शहर में पोस्टर भी आज ही लगे थे। उसे देखते ही शनाख्त कर लिया गया और वो पकड़ी गई।
अब क्या होगा? समित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो अब तक खौफजदा थी। मैं शिशावरी के बारे में कुछ नहीं जानती। इस वक्त अगरचे वो मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गई थी और मुझे वहां से चले जाने का इशारा भी किया था, लेकिन पुलिस वाले जब उसे थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे तो वो हमारे बारे में बता देगी। शिशावरी से मेरी मुलाकात ज्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन जिस तरह उसने हमारा साथ दिया है, हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हमारे बारे में जबान नहीं खोलेगी। वो अपनी जान तो दे देगी मगर पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी। मैंने कहा, मुझे अगरचे शिशावरी पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं हिंदुस्तान की पुलिस के तरीकेकार से भी वाकिफ था। मामला अगरचे आम चोरों उचक्कों का होता तो शायद शिशावरी के साथ रियायत बरती जाती, लेकिन मामला उस दहशतगर्द का था जिसने हिंद सरकार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को उंगलियों पर निचा रखा था। उन्हें शिशावरी की सूरत में मेरे खिलाफ एक सुराग मिल गया था और वो इससे मेरे बारे में मालूम करने के लिए तशद्दुद का आखिरी अरबा तक इस्तेमाल कर डालेंगे। शिशावरी फिर औरत थी। तशद्दुद का निशाना बनकर मैंने बड़े बड़े सख्त जान आदमियों को टूटते हुए देखा था। शिशावरी शायद तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सके और जबान खोल दे, लेकिन इतना मैं जानता था कि शिशावरी भी चंद घंटों तक उन्हें कुछ नहीं बताएगी। गोया इस तरह हमारे पास चंद घंटे बाकी थे और हमें जो कुछ भी करना था इन चंद घंटों ही में करना था। ये कोई मामूली केस नहीं है, रत्ना ने कहा। तुम उन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हो। हमारे बारे में मालूम करने के लिए वो शिशावरी के शरीर का जोड़ अलग कर देंगे। इससे पहले कि हमारे बारे में जबान वो खोले, हमें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। इसका तो फिर एक ही तरीका है, मैंने कहा। या तो हम फौरी तौर पर इस शहर से निकलने की कोशिश करें या कोई और ठिकाना तलाश कर लें। शहर से निकलना मुमकिन नहीं, समित्रा बोली। शिशावरी की गिरफ्तारी के फौरन बाद शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई होगी और फिर कोई दूसरा ठिकाना। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, वो सामने वाला बंगला, हम वहीं पनाह ले सकते हैं। बेकार है, मैंने उसकी तजवीज रद्द कर दी। यहाँ सामने वाले बंगले में रहना एक ही बात है। शिशावरी ने अगर जबान खोल दी तो वो ये बता देगी कि हम यहाँ से निकलकर कहाँ पनाह ले सकते हैं, इसलिए कोई और बात सोचो। कोई और बात, कोई और ठिकाना? समित्रा बड़बड़ाई। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। इसकी वजह शायद ये है कि हम खाली पेट हैं और खाली पेट कोई बात समझ में नहीं आती। ये बात रत्ना ने कही थी। हमने सुबह 7:30 बजे के करीब नाश्ता किया था और इस वक्त 1:30 बजने वाला था। रत्ना की याद दिलाने पर भी मुझे भूख का एहसास होने लगा। रत्ना और समित्रा उठकर बाहर चली गई। समित्रा ने बाजार से कुछ चीजें खरीदी थी जो अभी तक कार ही में पड़ी थी। बाहर बारिश तेज हो गई। कार बरामदे के सामने पोर्च में खड़ी थी, इसलिए बारिश से महफूज थी। बाजार से लाई हुई चीजों में सब्जियों के अलावा फल और तंदूरी चिकन भी थी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी। ये तंदूरी चिकन मैंने शिशावरी के कहने पर खरीदे थे, समित्रा ने बंडल खोलते हुए कहा। उसने कहा था कि दोपहर के खाने में यही खाएंगे और रात को सब्जी पकाएंगे। बेचारी। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, पता नहीं उसे खाने को कुछ मिला है या नहीं। शिशावरी के साथ जो कुछ होने वाला है उसका तसव्वुर भी रूह फरसा था। मुझसे 1-2 लुकमों से ज्यादा नहीं खाया गया। रत्ना को ज्यादा भूख लग रही थी। उसने भी 1-2 नवाले खाने के बाद हाथ खींच लिया। समित्रा की भी कुछ ऐसी कैफियत थी। उसने सब कुछ समेट कर रख दिया और चाय बनाकर ले आई। हम अभी चाय पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। हम इस तरह उछल पड़े जैसे करीबी बम फटा हो। हम सब मैंने खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समित्रा के बूढ़े आशिक का फोन आमतौर पर रात को आया करता था और इस वक्त ये फोन किसका हो सकता है? क्या शिशावरी ने जबान खोल दी है? और क्या वो लोग फोन के जरिए तस्दीक करना चाहते हैं कि हम इस बंगले पर मौजूद हैं या नहीं? लेकिन मैंने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर शिशावरी ने हमारे बारे में बता दिया होता तो पुलिस वाले यहाँ फोन नहीं करते, बल्कि इस वक्त बंगले को चारों तरफ से घेरा जा चुका होता और पुलिस वाले अंदर दाखिल होने के लिए बंगले की दीवारें फांद रहे होते। समित्रा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे रिसीवर उठाने का इशारा किया। कॉल रिसीव करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के करीब चली गई और हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसका हाथ होले होले कांप रहा था। हेलो। उसके मुर्दा शूंठों से मुर्दा सी आवाज निकली और फिर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसके चेहरे पर भी तमानियत सी आ गई। वो तकरीबन 5 मिनट तक फोन पर बात करती रही। उसके चेहरे के तासरात और अंदाजे गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह रूप स्याह की काल थी। वो रिसीवर रखकर मुड़ी तो उसके चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अपना सामान समेटो जल्दी, हमारे लिए दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त हो गया है। वो बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोली। किसका फोन था? मैंने पूछा। मेरे आशिक का। समित्रा की होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। मुझे आज पहली मर्तबा पता चला है कि यहाँ उसका कोई और बंगला भी है जहाँ उसके घर के अफराद आकर ठहरते हैं, दूसरे तीसरे महीने 1-आध मर्तबा। लेकिन तुमने तो ऐसी बात नहीं की थी। उससे कैसे? उसे इतला मिल गई है कि यहाँ तेज बारिश हो रही है। समित्रा ने मेरी बात काट दी। उसे यह भी पता चल चुका है कि चंद रोज पहले मैंने मुलाजमा को निकाल दिया था। उसने खुद ही कहा था कि बारिश में इस इलाके की सड़कों पर सैलाब आ जाता है। मैं कहीं निकल नहीं सकूंगी और पहले से ज्यादा अकेली हो जाऊंगी। इसलिए उसने कहा कि मैं उसके दूसरे बंगले पर चली जाऊं। वहाँ चौकीदार मौजूद है जिसे फोन पर मेरे बारे में इतला दे दी जा चुकी है।
शायद खुदा ने हमारी सुन ली। कहाँ है वो बंगला? मैंने कहा। मेन रोड के दूसरी तरफ, सुमित्रा ने कहा। वहां से मैं अक्सर गुजरती हूँ, वो बड़े बंगले हैं। और अब तुम लोग अपनी चीजें समेटो, मैं भी तैयारी कर लूँ। और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर हम कार में बैठ रहे थे। सुमित्रा ने बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियां वगैरह बंद कर दी। अपनी जरूरत की चीजों के अलावा उसने बाजार से लाई हुई चीजें और बचा हुआ खाना भी एक शॉपिंग बैग में डाल दिया। और रत्ना ने भी अपना थैला सीने से लगा रखा था। बारिश कुछ और तेज होगी। अब तो गन गरज की आवाज भी सुनाई देने लगी। सड़कों पर वाकई सैलाब की कैफियत थी। अगर हमवार इलाका होता तो ये सूरत-ए-हाल ना होती, लेकिन टीलों की तरफ से आने वाला पानी बड़ी तेज रफ्तारी से सड़कों पर बह रहा था। रूप से आए वाकई तुम्हारा सच्चा आशिक है, रत्ना ने कहा। वो इतनी दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल में उसकी कदर किस तरह करनी चाहिए? सुमित्रा ने पूछा। ये तो तुम बेहतर समझ सकती हो, रत्ना ने कहा। बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो गया था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही थी। वो बंगला वहां से 1.5-2 मील से ज्यादा दूर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता था, लेकिन सड़कें पानी में डूबी हुई थी, जिस वजह से यह फासला आधे घंटे में तय हुआ। और फिर चंद मिनट वो बंगला तलाश करने में लग गए। डबल स्टोरी का बहुत शानदार महल नुमा बंगला था। सामने वाले हिस्से पर संगे मरमर बकसरत इस्तेमाल किया गया था। सुमित्रा ने बंगले के सामने कार रोकी तो मैं उतरकर काल बैल बजाने लगा, लेकिन घंटी नहीं बजी। मुझे समझने में देर ना लगी कि यहाँ की बिजली जा चुकी है। मैं गेट को जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। जुरी में से झांक कर देखा तो एक आदमी छतरी ताने पोर्च से निकलकर गेट की तरफ आ रहा था। मैं दोबारा कार में बैठ गया। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बाहर रहा हूँगा, लेकिन इतनी सी देर में पानी से शराबूर हो चुका था। उस शख्स ने पहले जेली दरवाजा खोलकर बाहर झांका, फिर आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठी सुमित्रा से पूछने लगा कि उसे किस से मिलना है। गेट खोलो, सुमित्रा ने बारोब लहजे में कहा। तुम्हें रूप से आए ने फोन पर इतला नहीं दी? इतला मिल गई थी मैडम, अभी गेट खोलता हूँ। वो तेजी से अंदर चला गया। उसे इतला सुमित्रा के बारे में मिली होगी, लेकिन उसके साथ हमें देखकर शायद उलझ गया था। गेट खुलते ही सुमित्रा कार को अंदर ले गई और गेट से काफी दूर वसीउ अरीज पोर्च में ले जाकर रोक लिया। इसी दौरान चौकीदार भी बाहर का गेट बंद करके वहां पहुंच गया। वो लंबा तिरंगा आदमी था। उम्र 35 और 50 के दरमियान रही होगी। सरगंजा लेकिन मूंछें रवायती राजपूतों की तरह बहुत बड़ी थी, जिन्हें देखकर खौफ आता था। उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। कमर पर चौड़ा बेल्ट था, जिसके बाईं तरफ फोरिस्टर से पिस्तौल का दस्ता भी झांक रहा था। ये सारा सामान अंदर ले चलो, सुमित्रा ने कार की डिक्की खोल दी। चौकीदार ने डिक्की में से सामान उठा लिया। 1-2 चीजें मुझे उठानी पड़ी। अंदर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत वसीउ अरीज हाल था, जिसमें दबीज कालीन और थोड़े थोड़े फासले पर कीमती सोफा सेट लगे हुए थे। हर सोफे के सामने काफी टेबल थी। सेंट्रल टेबल पर शमा दान रखा हुआ था, जिसमें अगरचे 4 मोमबत्तियां लगी हुई थी, मगर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। बिजली कब गई थी? सुमित्रा ने पूछा। आधा घंटा पहले मैडम जी, चौकीदार ने जवाब दिया और सामान एक तरफ रखकर शमादान की दूसरी मोमबत्ती जला दी। मैं भी उस हाल कमरे को देख रहा था। एक तरफ 2 रायदारियां थी जो कमरों की तरफ जाती थी। एक तरफ की दीवार शीशे की थी, जिसके सामने अगरचे शेफून के कपड़े का बहुत बारीक पर्दा पड़ा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का मंदिर साफ नजर आ रहा था। वो ड्राइंग रूम था, जिसमें एक बहुत बड़ी टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी। उसके परली तरफ किचन का मेहराबी दरवाजा था। ड्राइंग टेबल पर भी मोमबत्ती जल रही थी। बाईं तरफ एक कुशादा जीना था, जो जरा सा खम खाता हुआ बाहर चला गया। जीने पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था और चारों तरफ कुशादा गैलरी थी, जिसके आगे रेलिंग लगी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित्रा ने चौकीदार से पूछा। राणा रणबीर सिंह, उसने जवाब दिया। उसके उलिये और उसके नाम से मुझे समझने में देर ना लगी कि वो राजपूत था। अच्छा राणा, तुम हमारे लिए चाय बनाओ, हम जरा ये बंगला देख लें और ये तय कर लें कि हमें किन कमरों में ठहरना है। सुमित्रा एक सोफे पर बैठ गई। हमने भी सोफे पर बैठने में देर नहीं लगाई। मुझे बहरहाल ये इत्मीनान हो गया था कि हमें एक महफूज जगह मिल गई थी, लेकिन शीशावरी की तरफ से ये परेशानी बदसूर थी। उसके साथ पता नहीं क्या सलूक किया जा रहा होगा। हम तीनों दबे लहजों में उसके बारे में बातें कर रहे थे कि बत्ती आ गई। एक लम्हे को मेरी आंखें चुदिया सी गईं, लेकिन बहुत जल्द मेरी आंखें तेज रोशनी से मानूस हो गई। थोड़ी देर बाद राणा रणबीर भी चाय ले आया। एक बात पूछा मैडम, बुरा तो नहीं मानोगी? उसने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में झिझक सी थी। मैं समझती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, सुमित्रा ने कहा। ये मेरी दीदी हैं और ये मेरे जीजा हैं। आज सुबह ही गोड़ गांव से आए हैं। ये भी यहीं रहेंगे। रूप से आए का फोन आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जी मैडम, राणा रणबीर ने अदब से जवाब दिया। बिजली आ जाने के बाद एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि वो बार बार कनखियों से रत्ना की तरफ देख रहा था।